कोई बताएगा भाई स्टेक होल्डर है, व्हाट आर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स? लोग होते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्टर होते हैं। देखो, आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये स्टेक होल्डर नॉर्मली, नॉर्मल भाषा में जब भी स्टेक होल्डर की बात होती है तो हम स्टेक होल्डर को पैसे से कनेक्ट कर लेते हैं कि शायद जिसका मनी का स्टेक है वो स्टेक होल्डर है। एम आई राइट? ऐसा लगता है? यस सर, लगता इसीलिए है सर। आपने तुरंत बोला इन्वेस्टर। यस सर। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमें को 2-3 मिनट ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जरूरी है कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं। तो यहाँ स्टेक होल्डर का प्रोजेक्ट में बिल्कुल इट इज नॉट, देखिए जब मनी का स्टेक होता है इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेक, ठीक है ना? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई फाइनेंशियल स्टेक ही है, इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ ना कुछ स्टेक पर है, स्टेक है। हाँ, दाव पे है कुछ, ठीक है ना? कैरियर हो सकता है किसी का, प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर भी तो स्टेक होल्डर है, उसका कैरियर हो सकता है वहां पे, जितने भी लोग प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, है ना? ज, ज, सर, स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं सर, जो डायरेक्टली या इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन से उस प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सर हो सकता है ओके। कि सर वो हमारे इन्वेस्टर्स हो, बट जरूरी नहीं सर। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारी लेबर, जो भी हमारे सारे वर्कर्स होते हैं और जो भी उस प्रोजेक्ट से डायरेक्ट एंड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो भी स्टेक होल्डर में ही काउंट होगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। वो भी होगा। बाउंड्रीज कहाँ तक है, मतलब किस किस एक्सटेंट तक हम स्टेक होल्डर्स को काउंट करके चलेंगे, किस एक्सटेंट तक? एक मान लो एक, हाँ हाँ, हम्म, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये एक एस्पेक्ट हुआ कि वो प्रोजेक्ट रुक गया तो स्टेक होल्डर हुए वो प्रोजेक्ट पूरा होता तो भी स्टेक होल्डर होते। वो रुक गया इसलिए वो नेगेटिवली इंपैक्टेड है स्टेक होल्डर, पूरा होता तो वो पॉजिटिवली इंपैक्टेड होते, फिर भी वो स्टेक होल्डर रहते हैं, ठीक है ना? तो अब बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है इसकी डेफिनेशन को, है ना? जो हमने दिन में बात की ना कि अपने को टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से नहीं समझ में आ रही है, ये बार बार डिस्कस करने से आएगी। हमें बाउंड्रीज समझनी पड़ेंगी, इसकी क्या बाउंड्रीज है ना? अब जैसे आपने बिल्डिंग की बात की तो मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई कैंपस बन रहा है, कोई बड़ा बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है? कोई बहुत बढ़िया बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके आने से आसपास के दाम बढ़ जाएंगे, बिल्डिंग के बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। यस। दूसरा, कई बार ऐसा होता है आपने देखा हो कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है और आसपास जो मकान होते हैं वो इंडिविजुअल ग्राउंड और प्लस या ग्राउंड होते हैं या डबल स्टोरी होते हैं, केवल होते हैं। वो वो कभी नहीं चाहते कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आए वहां पे। क्यों नहीं चाहते? मकान दब जाते हैं उनके, है ना, मकान दब। हाँ हाँ, तो वो नेगेटिवली इंपैक्टेड हो गए, उससे प्राइवेसी खत्म होती है ना? मतलब उनकी प्राइवेट, जो जो अगर वहां पे पूरा में बंगले बंगले बने हुए हैं और सेकंड फ्लोर की टेरेस पे जो प्राइवेसी उनकी होती है कि भाई आराम से पार्टी कर सकते हैं या बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो अगर बिल्कुल बगल से कोई है ना, वो ये है मल्टी स्टोरी, तो उसमें फर्क पड़ जाता है ना? पतंग उड़ाने पे भी फर्क पड़ जाता है, पतंग नहीं उड़ा सकते हो। तो है ना, ये हुई बात। और क्या फर्क पड़ता है? ट्रैफिक बढ़ जाता है वहां पे, है ना? दूसरा, आपको मान लीजिए कोई कोई इसमें रेजिडेंशियल एरिया में स्कूल का प्रोजेक्ट आया तो नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाते हैं आसपास के लोग, है ना? हाँ हाँ हाँ, बच्चों की भीड़ लगी हुई है, बसें आ रही है, ये आ रही है, पेरेंट्स लेने आ रहे हैं, वो है ना, वो फिर और दुकानें भी खुलेंगी पास में, ये भी होगा तो करके, ये सब बात है। लेकिन जमीन के दाम भी बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है जो टेनेंट हैं उनको दिक्कत हो,
और जो लैंडलॉर्ड है वो सोचे कि यार जमीन के दाम तो बढ़े। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो है मामला, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है स्टेक होल्डर्स वाला। तो इसको आपको बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि, है ना। पर्पज ये है, मतलब इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन हो सकते हैं इसमें। जैसे आपने देखा, ये आपको ये स्लाइड दिख रही है मेरी। अब इसमें लिखा है गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। तो गवर्नमेंट कोई पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल तो है नहीं, है नहीं। बात समझे ना। पर स्टेक होल्डर है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन। तो पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस, ये याद रखना है आपको डेफिनेशन में। स्टेक होल्डर्स कौन है? दे आर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। पहली बात तो है ना, पहली लाइन तो ये हुई। हु आर नेगेटिवली और पॉजिटिवली इंपैक्टेड बाय द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, ये दूसरी बात हुई। वो उनको इंपैक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ इंपैक्ट होना चाहिए। और हु कैन इंपैक्ट द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दे कैन इन्फ्लुएंस। कोई प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकता है, कोई प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता है, वो भी स्टेक होल्डर है। बात समझे। तो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स आर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस who are directly or indirectly impacted by the outcome of the project positively or negatively, or who can impact the outcome of the project positively or negatively, वो सब भी स्टेक होल्डर। जैसे लोकल मीडिया भी कई बार स्टेक होल्डर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है प्रोजेक्ट। न्यूसेंस वैल्यू तो है ही। लोकल लोकल पुलिस थाना, लोकल कोई नेता, लोकल पार्षद, वो भी स्टेक होल्डर हो जाता है कई बार, है ना। वो पॉजिटिवली नेगेटिवली इंपैक्टेड है या नहीं, लेकिन वो कर सकता है नेगेटिवली इंपैक्ट, वो न्यूसेंस वैल्यू है उसकी। तो कई बार हमें प्रोजेक्ट करने के लिए उनको भी मैनेज करना पड़ता है। बात समझे। जैसे 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 कैसे फर्क पड़ता है, जैसे आपका मकान बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, आपने देखा बाहर तक सामान रखना पड़ता है आपको, मटेरियल रखना पड़ता है ना, रोड ब्लॉक हो जाता है। तो रोड ब्लॉक लीगली तो कर नहीं सकते आप, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट। तो इसको चाहे तो कोई पड़ोसी शिकायत कर दे, पुलिस वाले को, मीडिया वाले को कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है वो आपके प्रोजेक्ट को। इट इज पॉसिबल, हालांकि रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन पॉसिबल है। कई जगह ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना, लेकिन कई बार प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट हो जाते हैं इससे। क्योंकि नियम यह है कि जो भी, जहां भी ट्रैफिक अगर है, तो वहां पर आपको मटेरियल, आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। रोड ब्लॉक करना तो क्राइम है, यू कैन नॉट। तो इस तरह से डेविएशंस होते हैं प्रोजेक्ट में, जिनको पकड़ के कोई भी उसको प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। और क्या क्या जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट पे, जैसे जहां जहां से भी क्लियरेंस लेना है, कोई भी क्लियरेंस लेना है। जैसे बिल्डिंग के केस में हम बात करें, तो कहां कहां से क्लियरेंस लेना होता होगा, कहां कहां से? बताइए। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट एजेंसी से कहीं ना कहीं से अप्रूवल्स, क्लियरेंस लेने पड़ते हैं ना। यस सर, सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी से लेना पड़ता है सर क्लियरेंस। सर उसके बाद हमें एनवायरमेंटल लेना होता है सर, डिपेंड करता है हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर। हाँ, डिपेंड करता है साइज ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लग सकता है। यस सर, तो एयरपोर्ट के उसके पास है तो एयरपोर्ट की एनओसी भी लग सकती है। हाइट यस सर। ज्यादा है तो फायर की भी। तो ये सब स्टेक होल्डर हो जाएंगे ऐसे टाइम पे, बिकॉज दे कैन इम्पैक्ट योर प्रोजेक्ट। एनओसी नहीं दी आपको 1 साल तक, तो क्या करोगे, है ना, चक्कर कटवा दिया, कोई और वो लगवा दिया, है ना, इसमें। सो दे ऑल आर स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल दिया है एकदम से, आपका डिजाइन का अप्रूवल है, आपका एफएआर का अप्रूवल है, कोई भी उसमें अड़ंगा अड़ा सकता है। सो दे आर स्टेक होल्डर्स। अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, किसी, तो वहां पर क्यों डिले हो रहा है? ये बेसिकली कोई ना कोई स्टेक होल्डर का चक्कर पड़ रहा है। कोई कोर्ट केस कर देता है, भाई मेरी जमीन का ये हो गया, मुआवजा मेरा इतना नहीं, इतना है, ठीक है ना।
तो मैं आपको एक्सटेंट बता रहा हूं कहां तक। मैंने पहले भी बात की थी, कई बार सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो भी हो जाते हैं, प्रोजेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं। आपने देखा कई बार, अभी हाई स्पीड रेल आ रही है, मान लो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया को हाई स्पीड रेल की जरूरत नहीं है। मीडिया भी बोल सकता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं कि यहाँ खाने को रोटी नहीं है आदमी के पास, और आप हाई स्पीड रेल लाके क्या कर देंगे। ठीक है, ज्यादा हावी नहीं है, कोई चल रहा है, कोई काम बात, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे रुक जाते हैं या खतरे में पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिव अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट हो जाते हैं, अगर कि ये नहीं चलेगा, ये कैसे ला रहे हो आप, ऐसा हो जाता है। तो आपको स्टेक होल्डर को बहुत अच्छी तरह से, जैसे टाटा नैनो नॉर्थ ईस्ट से शिफ्ट होना पड़ा गुजरात उनको, क्योंकि ड्यू टू पुअर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, वो दे कुड नॉट मैनेज द स्टेक होल्डर्स इन नॉर्थ ईस्ट। वहां पर ज्यादा एक्टिविस्ट हैं लोग, ज्यादा लोग। ठीक है, तो आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू शुड हैव द स्किल टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। देखा आपने, राइट में देखेंगे सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। कोई बताएगा आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर कौन से स्टेज में करना चाहिए? प्लानिंग में सर, प्लानिंग में। प्लानिंग में? Yes, देखो sir. आप है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब। अच्छा, इनिशिएशन में जो है ना, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? सर चार्टर होता है एक तो सर। हाँ, चार्टर नहीं, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। ये सर डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर होता है सर। उसके बाद प्लानिंग आता है सर। नहीं 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 नहीं, इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में कितने प्रोसेस हैं? तो मैं आपको बता दूं, इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में 2 प्रोसेस होते हैं, प्लानिंग में 24 है, एग्जीक्यूशन में 10 है, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में 12 है, और क्लोजिंग में 1 है। कोई रिपीट कर सकता है मैंने क्या कहा? सर चार्टर में 2 हैं, प्लानिंग चार्टर में नहीं, चार्टर में। इनिशिएटिव में 2 हैं, इनिशिएटिव में हाँ 2 हैं, हाँ प्लानिंग में 24 है, हाँ और एग्जीक्यूशन में 10 है, हाँ। और वो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग में 2 है, 2 है। और क्लोजिंग में 1 है। मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में 2 ही प्रोसेस है, 12 में 12 है। ठीक है ना, टोटल जोड़ो कितने हुए? 49। 49। हो गए ना। यस तो सर। जो इनिशिएटिंग में 2 हैं, पहला है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर और दूसरा है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। पहला वाला पहले चैप्टर से था इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में, और दूसरा वाला लास्ट में आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। यानी इतना इंपॉर्टेंट है ये कि स्टेक होल्डर्स का आइडेंटिफिकेशन आपको इनिशिएशन में ही करना जरूरी है। इनिशिएशन में की स्टेक होल्डर्स का, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, कोई ये ले रहे हैं, तो आप देखेंगे तो सही क्लाइंट कौन है। की स्टेक होल्डर आपको आइडेंटिफाई इनिशिएशन में ही करने पड़ेंगे बिफोर यू डिसाइड द प्रोजेक्ट वेदर आई शुड गो अहेड और नॉट। सो वी नीड टू, इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया है ये, बताइए। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर इनिशिएशन में आता है, प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लानिंग में आता है, एंगेज स्टेक होल्डर एग्जीक्यूशन में आता है, एंड मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आता है। इज इट क्लियर? ये स्लाइड अब क्लियर है आपको? थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टेक होल्डर्स का? Yes, sir. ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? तीनों चीज साथ चलेंगी। कीवर्ड समझ लीजिए आप। तो हमने आइडेंटिफाई किया, मतलब इसको आइडेंटिफाई द पीपल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की जगह हम आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आ जाएगा पीपल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो किसी भी स्टेक होल्डर्स, हाँ सर, एक सिंगल पर्सन से प्रोजेक्ट कैसे अफेक्ट हो सकता है? सिंगल पर्सन से क्यों नहीं? आपका कंपनी का एमडी है, वो कहेगा इसको क्लोज कर दो, कल से नहीं करना है। आई डोंट वांट टू डू इट, ही कैन क्लोज इट। ओके सर। नहीं, यस सर। कई एनवायरमेंट वाला बैन कर देगा आपको, मतलब उसमें चलो ऑर्गेनाइजेशन आ गई, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा,
उसमें ऑर्गेनाइजेशन आ गई, लेकिन मान लीजिए जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का, या क्लाइंट है, क्लाइंट बोले यार मुझे आगे नहीं करवाना, मुझे एक्चुअली प्लीज क्लोज दिस कॉन्ट्रैक्ट। मैं जैसे मान लीजिए आप अपना मकान बना रहे हैं, आधा मकान बन गया और आपका दिमाग मोहन चेंज हो गया, आप तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू अमेरिका, यार मेरे को जो एक सफर है एंड पता नहीं जो है ना, इट्स नॉट इट्स नॉट है ना, इट्स रेयर बट इट कैन हैपन, है ना। तो आपने कहा नहीं यार ये मकान रोक दो, और या फिर ये आया कि उसको उसको खरीदने के लिए कोई और अच्छा ऑफर आ गया आपके पास, और आपने सोचा कि मैं फ्लैट खरीद लेता हूँ, तो यू कैन स्टॉप द प्रोजेक्ट ना। प्रोजेक्ट को तो इम्पैक्ट कर दिया ना आपने, यस सर। कल से मजदूर बंद, वहां ये बंद, वो सब है ना। और जिसने लिया वो कहता नहीं मैं घर नहीं बनाऊंगा, इसको तोड़ के कमर्शियल बनाऊंगा, और वो इन लोगों से नहीं बनवाऊंगा, किसी और से बनवाऊंगा। बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी। तो एक सिंगल पर्सन बिल्कुल वो कर सकता है, तभी तो की स्टेक होल्डर इनिशिएशन स्टेज पे आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है ना। यस। हाँ, तो पीपल है ना, तो दैट कुड इम्पैक्ट और बी इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, है ना। अब ये इम्पैक्ट जो है ये भी की वर्ड है। तो ये हो गया कि आपका क्या क्या काम करना है, इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। पहले में तो ये आ गया ना, रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल ग्रुप और दैट कुड इम्पैक्ट और बी इम्पैक्टेड। नाउ टू एनालाइज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। दूसरा काम प्रोसेस क्या हुआ कि एनालाइज द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस, कि क्या एक्सपेक्टेशंस किसी स्टेक होल्डर की हो सकती है, एंड टू डेवलप अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज for effectively engaging stakeholder in the project decisions and execution। ये बात समझ में आई कि इसमें वो प्रोसेसेस हैं जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करेंगे पीपल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस को, जो इम्पैक्ट करेंगे, इम्पैक्ट कर सकते हैं या भी इम्पैक्टेड हो सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें नहीं लिखी है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये अंडरस्टूड है। इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव, इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव। तो वो दे कैन इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, और कैन बी इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो की टर्म्स जो इसमें है, आइडेंटिफाई, आपने देखा इसमें क्या क्या की टर्म्स है, आइडेंटिफाई पीपल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड, तो ये एक की टर्म है। इम्पैक्ट और बी इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, ये की टर्म है। एनालाइज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, है ना। मान लीजिए किसी स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन है, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है, किसी भी डिपार्टमेंट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है, किसी और पर्सन की ऐसी एक्सपेक्टेशन है, जिससे कि हो सकता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो प्रोजेक्ट को। सो वी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वी शुड एनालाइज, ये सब अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी आगे। डेवलप अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, तो हाउ टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस को, कैसे, या तो आइदर वी मीट द एक्सपेक्टेशन और वी मैनेज द एक्सपेक्टेशंस, तो वो कैसे करेंगे, उनके लिए स्ट्रेटेजीज प्लान करना, वो उसमें आएगा प्लान स्टेक होल्डर में। एंड फॉर इफेक्टिवली एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स इन प्रोजेक्ट डिसीजंस, तो ये होता है कि कई बार जो है आप प्रोजेक्ट डिसीजंस में, जैसे कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और टाइम टू टाइम अगर मैनेजमेंट को आप इन्फॉर्म करते रहेंगे, एंगेज कैसे करेंगे आप, कम्युनिकेशन से, एक्सप्लेनेशन से, प्रेजेंटेशन से, तो आप एंगेज रखेंगे, बुला बुला के सर एक बार आइए यहाँ तक काम हो गया देखिए तो सही आप, या मैं आऊं वहां पे एक्सप्लेन करूं आपको आके। सो दिस इज हाउ वी एंगेज स्टेक होल्डर। तो आपने टाइम टू टाइम स्टेक होल्डर को एंगेज रखा, तो वो आपको एकदम से, मान लीजिए उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, बीच बीच में पता चलता रहेगा आपको, नहीं तो एकदम बहुत टाइम बाद एकदम से पता चलता है आपको कि यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा बना के दोगे या ऐसा करके दोगे काम। सो जो द स्टेक होल्डर विल नॉट लाइक have any surprises, not receive any surprises, but he'll be engaged in day to day activity। चाहे हमने डेली फोटो खींच के अपने प्रोजेक्ट का व्हाट्सएप कर दिया कि सर आज ये हुआ काम, आज ये हुआ, कोई और काम है तो बताइए। सो दिस इज हाउ वी एंगेज द स्टेक होल्डर, लाइक दैट। सो ये स्लाइड आपको समझ में आ गई। अब पर्पज क्या है इसका, द पर्पज ऑफ दिस नॉलेज एरिया इज टू गेट द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर। जैसे हमने देखा दो तरह के स्टेक होल्डर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें सपोर्ट मैक्सिमम लेना है, और जो रेजिस्टेंस करेंगे, जो नेगेटिव हो सकते हैं, उनको हैंडल करना है ताकि वो इम्पैक्ट ना आए।
तो द पर्पज ऑफ दिस नॉलेज एरिया टू गेट द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर इन प्रोजेक्ट डिसीजंस विच विल बी हेल्पफुल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये पर्पज है इसका। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हमने पहले भी बात की, पर्पज और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है, कोई बताएगा? है ना? हाँ, तो ये पर्पज, ये तो पर्पज किसका हुआ, इस नॉलेज एरिया का पर्पज हुआ। बट इन जनरल पर्पज का क्या मतलब होता है, पर्पज और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है? तो पर्पज क्या है, इट्स ए बिगर गोल एंड मे नॉट बी हाईली डिफाइंड और हाईली मेजरेबल, बट देन वी ब्रेक इट इनटू स्मॉलर गोल्स एंड मेजरेबल गोल्स। है ना? बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में हमने ऑब्जेक्टिव दे दिए। ये हमने दिया द पर्पज ऑफ दिस टू गेट मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन प्रोजेक्ट डिसीजन। ये बहुत ज्यादा मेजरेबल नहीं है, मैक्सिमम सपोर्ट जितना ले सको ले, विच विल बी हेल्पफुल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स में इसको, इस बड़े बड़े गोल को हमने ब्रेक कर दिया थोड़े थोड़े मेजरेबल, कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब पर्पज क्या है इस नॉलेज एरिया का, कि हम आइडेंटिफाई कर सकें सारे स्टेक होल्डर्स को। जैसे हमने अभी बात की कि भाई जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो करो, जितने ज्यादा को कर सकते हो उसको करिए, पहला स्टेप है ये। दूसरा स्टेप क्या है, प्रायोरिटाइज द स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट। तो हर स्टेक होल्डर को हमें हैंडल करने की, खुश करने की या दुखी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम है हमारा, हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेक होल्डर की कितनी पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है, कितना इंटरेस्ट है उसका, कितनी नॉलेज है, वो सब स्टडी करना है ना। और उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करना, कि मान लीजिए आपको 50 स्टेक होल्डर निकले, उसमें से आपने कहा टॉप 10 को हैंडल करूंगा मैं, टॉप 10 को। वो टॉप 10 कौन से हैं, प्रायोरिटाइज कर लिया हमने। वो किस बेस पे किया, कि जिसकी जितनी पावर और इंटरेस्ट कितना है। तो पावर इंटरेस्ट ग्रिड बनाते हैं, हम आगे देखेंगे इसमें कैसे बनाते हैं। देन वी प्लान एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कि उसको एंगेज कैसे किया जाए प्रोजेक्ट डिसीजन में, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कि भाई इस वाले स्टेक होल्डर को एंगेज करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो एंगेज रहता है। फोन करते रहो तो एंगेज रहेगा, या बुलाते रहो बार बार तो एंगेज रहेगा, या कैसे रहेगा, है ना। कई बार क्लाइंट होता है, कंसल्टेंट होता है, आर्किटेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपका मकान बन रहा है और आर्किटेक्ट है। अब आर्किटेक्ट की अपनी ईगो होती है, उसको एंगेज करना है आपको, तो कैसे करेंगे? निश्चित है आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्पेक्ट उसको देके, सर आइए एक बार आइए, घर पे आइए, वैसे तो काम चल रहा है सब सही, लेकिन आप जस्ट हैव ए विजिट सो दैट वी कैन मीट एंड व्हाट एवर। टाइम टू टाइम डिस्कशन कर रहे हैं आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो दैट मीन्स यू आर एंगेजिंग। द सेम वे एंगेजिंग द कॉन्ट्रैक्टर। अब आपका मकान बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना इंजीनियर छोड़ दिया वहां पे और काम चल रहा है, सो यू शुड बी एबल टू एंगेज द स्टेक होल्डर, मीन्स मेन कॉन्ट्रैक्टर को आपको एंगेज करें, ताकि वो आपके काम का ज्यादा ध्यान रखे, तो आपका काम जल्दी भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। सो यू हैव टू प्लान अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, है ना। मेक श्योर द स्टेक होल्डर्स आर एंगेज्ड इन द प्रोजेक्ट डिसीजंस। देन प्लान कर लिया हमने, तो फिर मेक श्योर हम, है ना, एक्चुअली डूइंग इट, एग्जीक्यूशन में आ जाता है। फिर हम मॉनिटर करते हैं दी वेरिएंस। हमने प्लान किया, फिर एक्चुअली उनको एंगेज किया, और उसके बाद हमने वेरिएंस देखा कि जितना हमने प्लान किया था उतना एंगेज नहीं कर पा रहे, वो एंगेजमेंट लेवल नहीं आ रहा, या हमने जो स्ट्रेटेजी प्लान की थी वो काम नहीं कर रही है। क्या हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए? ठीक है ना। तो वो हम मॉनिटर द, है ना, मॉनिटर द वेरिएंस इफ एनी बिटवीन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लान एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एंड अगर ऐसा लगता है तो रिवाइज द प्लान स्ट्रेटेजी इफ नेसेसरी। तो ये कंप्लीट है ना, जो हमने मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में देखा, कोई वेरिएंस आए तो हमने रिवाइज कर लिया प्लान को। रिवाइज का मतलब क्या हुआ, कि यार पहले हमने प्लान किया था कि हर 15 दिन में इसको बुलाया करेंगे मेन कॉन्ट्रैक्टर को, है ना, और ये आएगा और उसको बुलाने के लिए ये ऐसा करेंगे, मीटिंग होल्ड करेंगे, आर्किटेक्ट को भी बुला लेंगे, कंसल्टेंट को भी, और है ना कॉन्ट्रैक्टर को भी, और इसको आर्किटेक्ट, है ना, बुला लेंगे। सोच लिया, अब हर 15 दिन सोचा हमने, फिर लगा हर 15 दिन से काम नहीं चल रहा, हर वीक बुलाना पड़ेगा इसको, हर वीक बुलाना पड़ेगा, तब अच्छी क्वालिटी आएगी, अच्छी प्रोग्रेस आएगी। तो ये किसमें करेंगे, मॉनिटरिंग में करेंगे, कि भाई मॉनिटरिंग वेरिएंस की भाई जल्द। या उल्टा भी हो सकता है इसका, हर वीक बुलाते थे, बोले अब जरूरी नहीं है यार इसके, है ना, हर वीक मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, अपन 15 दिन में कर लिया करेंगे। सो दैट इज रिवाइज द प्लान स्ट्रेटेजी इफ नेसेसरी।
पहले सोचा मेल से काम चल जाएगा, फिर नहीं नहीं मेल नहीं, व्हाट्सअप करना पड़ेगा, इसको रेगुलर करना पड़ेगा, लाइक दैट। मे बी ही इज नॉट कमिंग टू द प्रोजेक्ट, तो वी विल गो टू हिज प्लेस। सो दिस इज कॉल्ड रिवाइज द प्लान स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो वी हैव 4 हाँ बोलिए, ठीक है ना। नाउ 4 प्रोसेसेस: आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मॉनिटर स्टेक होल्डर। काफी कुछ इनके नाम से ही क्लियर है वैसे, है ना, काफी कुछ नाम से क्लियर है, और अपन ने पहली स्लाइड में भी देख लिया था। इसको कह सकते हैं हम आइडेंटिफाई, प्लान, मैनेज एंड मॉनिटर। नट शेल में अगर आपको शॉर्ट में याद करना है, आइडेंटिफाई, है ना, प्लान, मैनेज, मॉनिटर, IPMM। ठीक है, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स रेगुलरली। ये रेगुलरली क्यों बोला है इसमें, हम एक बार में ही क्यों नहीं कर लेते? वाई रेगुलरली, बार बार क्यों करेंगे हम, कोई बताएगा? सर बार बार में हमारे स्टेक होल्डर्स भी तो सर चेंज होते रहते हैं, Yes. जो भी कंडीशंस हैं। यस, स्टेक होल्डर्स भी चेंज होते रहते हैं, स्टेक होल्डर्स का पावर और इन्फ्लुएंस भी चेंज होता रहता है। जब आप मान लीजिए एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में एक्सकेवेटर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए सर्वे वाला इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है, फाउंडेशन से ऊपर आए तो पता चला इलेक्ट्रिकल वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, MEP कंसल्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। वो जो था ही नहीं शुरू में, 1 महीने पहले था ही नहीं। तो नए नए स्टेक होल्डर्स के ग्रुप प्रोजेक्ट में एंटर करते रहते हैं और एग्जिट करते रहते हैं। उनके पावर, उनके इन्फ्लुएंस, उनका, है ना, चेंज होता रहता है। So that's why it's a regular throughout the project we have to do it. हालांकि की स्टेक होल्डर्स हम इनिशियली कर लेंगे, लेकिन ये आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर भले ही इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में है, दैट डज नॉट मीन कि ये शुरू में ही खत्म हो जाएगा, पूरे प्रोजेक्ट पे चलेगा ये। मतलब पूरे प्रोजेक्ट पे, मतलब एटलीस्ट 70-75% प्रोजेक्ट तक चलेगा। आपको अगर एक ग्राफ याद हो, अपन ने देखा था इंटरेक्शन बिटवीन दी प्रोसेस ग्रुप्स, उसमें ऐसा नहीं था कि पहले इनिशिएशन खत्म हो जाएगा, फिर प्लानिंग होगी, फिर प्लानिंग खत्म हो जाएगी तो एग्जीक्यूशन होगा। अगर याद हो, ओवरलैपिंग थे फेजेस, ये ओवरलैपिंग थे, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर इनिशिएशन में है, लेकिन इनिशिएशन प्रोजेक्ट का 50-60-70 है ना, क्योंकि नए नए WBS को, नए नए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हम इनिशिएट करते रहते हैं, नए नए फेज को, है ना। हमने पहले सिविल वर्क को इनिशिएट किया, फिर हमने इलेक्ट्रिकल MEP वर्क को किया, हॉर्टिकल्चर को किया, आगे से आगे वर्क पैकेजेस खुलते जाते हैं और उनको इनिशिएट करते जाते हैं, और उसमें आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर करते जाते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स रेगुलरली and analyzing and documenting the relevant information regarding their interest, interdependencies, influence and potential impact on the project success। ये आपको टर्म याद रखनी है कि, है ना, की टर्म्स ये हैं इसमें कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट पे करते रहना है, रेगुलरली करते रहना है, आइडेंटिफाई करते रहना है, एनालाइज करते रहना है, डॉक्यूमेंट करते रहना है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी, क्या इंटरेस्ट है उनका, और भी जोड़ सकते हो उसमें, नॉलेज कितनी है उनको। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब है कि मान लीजिए वो इलेक्ट्रिकल से है या एयर कंडीशनिंग से है, तो आसपास में इंटरडिपेंडेंसीज क्या है स्टेक होल्डर्स की, इन्फ्लुएंस क्या है, पोटेंशियल इंपैक्ट क्या डाल सकता है वो प्रोजेक्ट की सक्सेस पे। देन कम्स प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कि इनको एंगेज कैसे करेंगे स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अप्रोचेस टू इन्वॉल्व प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन देयर नीड्स, एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। इसमें हम प्लानिंग कर लेंगे। इसका प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का आउटपुट क्या होगा, कोई बताएगा? एंगेजमेंट प्लान, अब याद रखना है आपको, बाकी सारे मैनेजमेंट प्लान थे, ये एंगेजमेंट प्लान है, बात एक ही है। लेकिन हम कहते हैं 9 सब्सिडरी प्लान्स में, है ना, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान है। ये पहले मैनेजमेंट प्लान ही हुआ करता था, ये 6th एडिशन में चेंज हुआ है नाम इसका, एंड दिस इज लुकिंग मोर एप्रोप्रिएट। सो द आउटपुट विल बी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान, यानी कि स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे, ये इसमें सब लिखा होगा। देन कम्स, हाँ सर, जैसे कि ये सिर्फ हम वर्क के रेफरेंस में देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स का अलग अलग वर्क है तो हम उनको एंगेज करें, या फिर सर इसमें सर स्टेक होल्डर्स के लिए हम लोग कुछ अलग,
हाँ हाँ सर स्टेक होल्डर्स के लिए हम लोग अलग अलग प्लान्स बनाते हैं सर, जैसे कि जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में सर हो सकता है हम हमारे लेबर के लिए जो हमारे वर्क कर रहे हैं, या हम किसी मैनेजर्स के लिए हमारे कोई टूर स्पॉन्सर कर देते हैं कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है, तो सर ये भी स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट में आएगा। टूर नहीं 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 नहीं, बेसिकली रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन और उससे ज्यादा रिलेशन है, डिसीजंस में शामिल करना, वो हो गया आपका मोटिवेशन, और उसमें आएगा टीम बिल्डिंग में आएगा। वो आपको टीम बिल्ड करनी है तो उनको मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन उसमें आएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट में। बात समझे ना? वो जो आप कहना चाह रहे हो कि भाई कभी उनको बाहर भेज दिया, ये भेज दिया, रिवार्ड कर दिया, रिकॉग्नाइज किया, तो वो रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइज है, ठीक है ना? उससे उससे स्टेक होल्डर एंगेज होता है, अच्छी बात है। बट एंगेजमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है आगे के उसमें समझेंगे आप, है ना? कि वो स्टेक होल्डर जो, ये बात तो सही है कि आपने अगर किसी स्टेक होल्डर को उसकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को जो है ना उसकी, देखिए बात समझने की कोशिश करें, अगर उसकी नीड रिकॉग्निशन की है, एक्सपेक्टेशन रिकॉग्निशन की है या रिवॉर्ड की है, और वो आपने पूरी कर दी, लेकिन वो पूरी कहाँ करोगे आप? वो रिसोर्स मैनेजमेंट में करोगे। बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है ये नॉलेज एरियाज, आपने पॉइंट बहुत सही पकड़ा है, लेकिन ये बहुत क्लोज। देखिए स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में बार बार हम जो बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी आ गया उसमें बार बार, है ना? रिसोर्स मैनेजमेंट भी आ गया, क्योंकि रिसोर्स से भी ये बहुत क्लोज है और कम्युनिकेशन से भी बहुत क्लोज है, ओवरलैपिंग हो रहा है ये, है ना, मिक्स हो रहा है, ठीक है ना? बट योर पॉइंट इज करेक्ट कि अगर हम उनको जो भी करते हैं नीड, मतलब समहाउ व्हाटएवर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर देयर, हो सकता है रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन दे, लेकिन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, किस बात पे, क्या वो पॉलिसी क्या है, वो रिसोर्स मैनेजमेंट में होगा वो काम, ठीक है? यस, मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में एक्चुअली हम जो एग्जीक्यूशन में है, तो हम इनको एक्चुअल जो भी हमने एक्टिविटीज में कन्वर्ट करके जो प्लानिंग की थी हमने नीड एंड एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने के लिए, तो एक्चुअली जो है वी विल हैव ए प्रोसेस। अब आप देखो इसमें दिया ना साफ, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग, मतलब कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा क्लोज है ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, और थोड़ा रिसोर्स से भी है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग विद स्टेक होल्डर्स टू मीट देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब आपने कम्युनिकेट करके तो उनका नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस का पता किया, और उसमें अगर पता चला कि भाई ही इज डीमोटिवेटेड, हो सकता है ये भी पता चले कि देयर इज ए कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी टेक्निक यहाँ लगाई जा सकती है एंगेज करने के लिए, वो बट रिसोर्स मैनेजमेंट से आएगी, वो नॉलेज एरिया रिसोर्स का है, काम यहाँ आ रहा है स्टेक होल्डर में। आपने बातचीत की, कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है, लेकिन काम यहाँ आ रहा है एंगेजमेंट में, ठीक है? तो एड्रेस इश्यूज एज दे अकर एंड फोस्टर अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। मॉनिटर में वही चीज आ गई कि हम कंपेयर करेंगे प्लानिंग और एक्चुअल में, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ओवरऑल स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एंड एडजस्टिंग द स्ट्रेटेजीज। कभी भी याद रखें कि ये कीवर्ड है, एडजस्टिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स फॉर एंगेजिंग स्टेक होल्डर। अगर ऐसा लग रहा है कि जो हमने प्लान किया था और उसको एग्जीक्यूट किया, पहले तो एग्जीक्यूट करने में हो सकता है दिक्कत आ रही हो, हमने सोच तो लिया था ये वाला काम करेंगे इसके लिए, बट मे बी समहाउ वी आर नॉट एबल टू डू इट, तो क्या करेंगे, मे बी वी एडजस्ट द स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स फॉर एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स। ये इस वाले प्रोसेस, इसमें प्रोसेस में करेंगे। तो जिस तरह से आप, है ना, 4 प्रोसेसेस आर देयर, ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। क्या ट्रेंड्स हैं? टू मेक श्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर्स आर आइडेंटिफाइड एंड नॉट ए लिमिटेड सेट। ये बार बार बात कर ही रहे हैं कि जितने भी आइडेंटिफाई कर सकते हो उतने करो, एक लिमिटेड सेट पे मत जाओ। एंश्योर दैट ऑल टीम मेंबर्स आर एंगेज इन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब all the team members, project manager, project engineer, vice president, everybody will be involved in engaging stakeholder engagement activities. All the members will be engaged in stakeholder engagement activities. ठीक है ना? क्योंकि एक साइट इंजीनियर भी है, उसको भी, वो भी हैंडल कर रहा है, लेबर को हैंडल कर रहा है, किसी और को हैंडल कर रहा है, किसी ट्रैक्टर वाले को, किसी इक्विपमेंट वाले को हैंडल कर रहा है, तो वो, है ना, उसको भी देखना है उसके स्टेक होल्डर की क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशंस है।
ठीक है ना। कई बार ये होता है कि कोई व्हीकल आ रहा है, उसको व्हीकल को बहुत देर तक खड़ा कर देते हैं साहब, ये भी चेक करते हैं वो भी चेक करते हैं, और उसका एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, मेरा लॉस हो रहा है लेबर का, तो हो सकता है वो साइट इंजीनियर लेवल पे ही सॉल्व हो, तो जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुंचे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट का कि वी मस्ट एंश्योर, ए प्रोजेक्ट मैनेजर शुड एंश्योर दैट all the team members are engaged in stakeholder engagement. Now, periodic review of stakeholder communities should be done. We can do, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है 15 दिन में, महीने भर में, स्टेक होल्डर कम्युनिटीज का है ना पीरियड रिव्यू कर सकते हैं। कंसल्ट द मोस्ट अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स एंड इन्वॉल्व देम एज पार्टनर्स। ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स, वही अगेन फिर आ गया, किसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है या किसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है ना, उनको अपन जो इसमें, वैसे इसका मतलब ये है वैसे तो कि जिसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, वो मतलब है कंसल्ट द मोस्ट अफेक्टेड स्टेक होल्डर एंड इन्वॉल्व देम एज पार्टनर्स। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट होगा वो तो शायद एज ए पार्टनर नहीं इन्वॉल्व होगा, बट बहुत पॉजिटिवली अफेक्टेड स्टेक होल्डर है, उसको एज ए पार्टनर आप ले। असेस द वैल्यू ऑफ एंगेजिंग स्टेक होल्डर, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कि क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे इसको एंगेज करने से, ठीक है ना, एंड नेगेटिव मीन्स व्हाट लॉस विल बी देयर फॉर नॉट एंगेजिंग देम। जैसे हमने क्वालिटी में देखा था कि कन्फॉर्मेंस कॉस्ट एंड नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट, इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि अगर हम उनको साथ में जोड़ेंगे, एंगेज करेंगे, तो क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और नहीं जोड़ेंगे तो क्या लॉस हो सकता है उनको नहीं जोड़ने का, नेगेटिव वैल्यू हो गई। पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। The purpose is to make a list of all possible stakeholders of the project. Again, it is a repetition कि all possible stakeholders of the project. The process of identifying, ये पहले भी पढ़ लिया हमने इसको, identify regularly and analyzing documenting relevant, it's a repetition, हमने पढ़ लिया। Now how to identify, ये तो ठीक है कह दिया हमें आइडेंटिफाई करना, बट how to identify, ये 4 टेक्निक्स हैं, क्या क्या है कोई पढ़ के बताएगा? ठीक है, अब ये क्या है, ये टेक्निक्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, नॉट ओनली फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बट फॉर so many things, they are these are the common techniques to achieve some result. बट यहाँ पर आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में ये लगानी है, तो एक्सपर्ट जजमेंट का क्या मतलब हुआ कि मे बी यू आर एन एक्सपर्ट एंड यू आर यूजिंग योर एक्सपर्टीज इन आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर। मुझे मालूम है, मैंने पिछले प्रोजेक्ट पे भी इस तरह का जो आदमी है जो है ना, उसने बहुत नेगेटिव जो है ना कर दिया था प्रोजेक्ट को, या बहुत नुकसान पहुंचाया था। सो दैट इज योर एक्सपर्ट जजमेंट, या फिर आपके सीनियर से उनका कोई एक्सपर्ट जजमेंट मिले, या कोई आउटसाइडर भी है वो एक्सपर्ट जजमेंट दे सकता है कि भाई नहीं नहीं, यहाँ पर जो है ना इस तरह से रखिए कि ये स्टेक होल्डर यहाँ पर ये तो प्रॉब्लम रहती है, यहाँ थोड़ा पास में गांव वालों की तो प्रॉब्लम रहती है, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू एंगेज। और ये है जैसे किस तरह की चीज होती है कि जैसे हम बॉम्बे में हम पहला प्रोजेक्ट कर रहे थे, आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट इन 93 इन मुंबई। तो वहां पर प्रोजेक्ट जब शुरू किया, तो जब हमने मटेरियल सप्लायर्स वहां पर तय कर दिए थे, तो वहां जो लोकल गांव वाले थे उन्होंने काम नहीं करने दिया, हमको काम नहीं करने दिया। बताओ क्यों नहीं करने दिया? उनका कहना था कि भाई मटेरियल हमसे लोगे और लेबर भी हमारी लगाओगे। तो ये एक्सपर्ट अब मैं अब आगे जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पे जाता था तो मुझे पता चल जाता था कि यार ये लोकल लोगों को कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करने देंगे। जो पिछली बार देखा, मोस्ट अफेक्टेड को पार्टनर बना लिया, तो किसी ने किसी लोकल वाले को पार्टनर बना लिया कि भाई चलो ये वाला काम तुम सबलेट ले लो या ऐसे ले लो, या तुमसे ये मटेरियल ले लेंगे, चाहे वो थोड़ा हो सकता है 2% महंगा दे रहा हो, बट वी नीड टू एंगेज दैट लोकल। तो ये एक्सपर्ट जजमेंट से आया आपके। डेटा गैदरिंग में हम डेटा गैदर करते हैं, है ना, जितना डेटा हमें मिल सके कि सिमिलर प्रोजेक्ट पे। यस sorry to ask sir, but sir sometimes we see sir कई सारे प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा करप्शन होता है सर, तो जो करप्शन या जो ड्राइव होती है सर, रिश्वत, हाँ हाँ सर हाँ, वो भी सर एक एक्सपर्ट जजमेंट के अंदर ही आता है क्या? यस यस, एक्सपर्ट जजमेंट में पता चल जाए आपको यार ये वाला डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा पैसे खाता है, बिना पैसे खाए काम ही नहीं करता, और आप सोच रहे हो कि जान पहचान से काम हो जाएगा, और वो आपके प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकता है। दैट इज पार्ट ऑफ इट।
ठीक है ना, तो वो एक्सपर्ट जजमेंट हुआ आपका। डेटा गैदरिंग में भी सिमिलर हो गया कि भाई आपने किसी से पूछा यार, आपने उस तरफ प्रोजेक्ट किया यार, वहां पे क्या क्या दिक्कत आती है, कौन कौन से लोग किस किस तरह से एक्ट करते हैं, फिर उस डेटा का जो मिला उसका एनालिसिस किया, उसको रिप्रेजेंट किया। ये 4 टेक्निक्स हैं इसकी, है ना। आगे अपन देखते हैं कि एक्सपर्ट जजमेंट अबाउट स्टेक होल्डर, ये पूरा एक्सप्लेन किया अपन ने। यूज द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन एंड दैट ऑफ अदर की स्टेक होल्डर्स एंड ओपीए। ओपीए की फुल फॉर्मेशन कोई बताएगा? सर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और असेट्स, ऑर्गेनाइजेशनल Yeah. प्रोसेस असेट्स। ठीक है ना, तो उसमें से भी देख सकते हैं अपन। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स and with your own judgment you should be able to identify individual persons, groups and organizations who can impact your project positively or negatively। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि यार इस आदमी को अगर ब्राइब दे दी तो ये बहुत जल्दी हमारा काम करवा देगा, ये करा देगा, तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। नहीं बात की तो हो सकता है बिगाड़ दे प्रोजेक्ट को। So apart from your own judgment, you may require to take help from the senior management and the other project team members for creating a list of all the stakeholders of your project। ठीक है, तो पहला टेक्निक समझ में आई आपको कि भाई ये टेक्निक से आप लिस्ट बना सकते हो स्टेक होल्डर्स की। ओपीएस देख सकते हो, खुद का जजमेंट ले सकते हो, और टीम मेंबर्स का जजमेंट ले सकते हो, सीनियर से पूछ सकते हो, करके एक लिस्ट बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड एक्सपर्ट जजमेंट। डेटा गैदरिंग में क्या कर सकते हो आप? देयर आर नंबर ऑफ डेटा गैदरिंग टेक्निक। डेटा गैदरिंग में क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वेश्चनेयर, सर्वेज, इंटरव्यूज एटसेट्रा, ये डेटा गैदरिंग कहलाता है। डेटा हम कैसे जैसे कलेक्ट रिक्वायरमेंट में भी ये होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस में ये टेक्निक काम आएगी आपको कि डेटा गैदरिंग। ठीक है, तो डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इनमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है कि हम सोचते हैं अच्छा यार ये कैसा हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, इसका क्या है, उसका क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं। अब नाउ चूंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप जो भी सोच पा रहे हैं इसमें सारे, जैसे क्वेश्चनेयर आपको नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चनेयर क्यों करना है ना। लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 100% लिटरेसी वाला प्रोजेक्ट है, कोई एक गांव को 100% लिटरेट करना है, वो भी प्रोजेक्ट है। उसमें हो सकता है आपको डेटा गैदर करना हो कि भाई कैसे कैसे स्टेक होल्डर, तो उसमें क्वेश्चनेयर बना दिया आपने, मान लीजिए कि क्या किससे सपोर्ट मिलेगा या रेजिस्टेंस होगा या क्या मिलेगा। लाइक दैट इट इज पॉसिबल। कई बार आपके पास क्वेश्चनेयर आता है ना कोई, है ना, आता है गूगल फॉर्म आता है, भले इसमें क्या ओपिनियन आपकी भरी है। हाँ, सर्वे हो गया, इंटरव्यूज हो गया ना। ना डेटा आपको इतना सा याद रखना है, डेटा गैदर करना एक टेक्निक है बस, कि हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम डिफरेंट डेटा गैदर कर सकते हैं, है ना। दिस इज ए कॉमन टेक्निक यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा एंड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। The data about the stakeholder can be collected from similar project done in the organization or can be collected from similar project done in the some other organization। वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी और ने पहले किया, या आप मकान अपना बना रहे हो, किसी और ने बनाया, तो भाई ये पड़ोसी तंग तो नहीं करता यार। पड़ोसी का रोल क्या रहता है? जेडीए वाले आके तंग तो नहीं करते, या कोई वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट टाइम से मिल जाता है क्या, उसके बिना ये बोरिंग करने देंगे या नहीं, है ना। लोकल थाने वाला तंग तो नहीं करेगा, ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो वो आप डाटा गैदर करते हैं। ठीक है, फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस। एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है? एनालिसिस में आता है कि कौन पावरफुल है, किसका कितना इंटरेस्ट है, किसका कितना इन्फ्लुएंस है, इसको कहते हैं एनालिसिस। स्टेक होल्डर्स का जो है एनालिसिस करते हैं। तो दिस इज ए टेक्निक of systematically gathering and analyzing quantitative and qualitative information to determine whose interest should be taken into account throughout the project। ठीक है, तो इसमें क्या है? इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस, एक्सपेक्टेशन, ये सब हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें? आर दे इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट सक्सीडिंग, ये एनालिसिस करेंगे। हमने लिस्ट बना ली
हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्टेक होल्डर और डेटा गैदर कर लिया हमने उससे और कर लिया, फिर हम एनालिसिस करते हैं कि आर दे interested in project succeeding, will they benefit from the success of the project, will they openly support the project or not, do they have reasons for wanting the project to fail, if their views are negative or ambivalent, can they be persuaded to change. ambivalent का क्या मतलब हुआ कि मतलब कभी कुछ what are their expectation, how we can we manage them. ये एनालिसिस में आया तीसरी टेक्निक। इसके बाद आता है डेटा एनालिसिस और ये भी इसी में आ गया है ना, डेटा एनालिसिस और स्टेक होल्डर एनालिसिस। और क्या क्या आ गया इसमें, रोल्स एंड पोजीशंस, इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट, पावर, एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें आप मतलब इसमें एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव ए स्टेक होल्डर रजिस्टर, देयर शुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं स्टेक होल्डर्स के, कि पावर आप कह सकते हो हाई पावर, लो पावर, मीडियम पावर, इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, लाइक दैट यू कैन डिफाइन। आगे ये देखेंगे, ये इस तरह से हम इसको डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एनालिसिस करने के बाद हमने क्या किया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? थोड़ा सा 2 मिनट आप इसको देखिए करके। सर Try to- डाटा एनालिटिक्स एग्जैक्टली क्या है सर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में? डाटा एनालिटिक्स कैसे करते हैं? जो स्टेक होल्डर का डाटा है ना, यहाँ पर डाटा एनालिसिस का मतलब है कि जैसे आपने लिस्ट बना ली कि यार लोकल पुलिस वाला स्टेक होल्डर है, लोकल थानेदार। अब यहाँ आपने ये देखा कि यार ये क्या पावर है इसकी, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना इन्फ्लुएंस है, या आपने जो आपकी कंसल्टिंग जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से काम लिया है आपने, मान लीजिए उसमें आपने देखा कि यार उसका वाइस प्रेसिडेंट या जो भी आपका प्रोजेक्ट हेड है उसका, है ना, जो देखेगा उसका कितनी पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है, क्या रोल है। ये कॉमन चीजें हैं जो हम किसी भी स्टेक होल्डर या ग्रुप के लिए ये देखते हैं, तो इसको एनालिसिस कहते हैं। ये अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग हो सकता है, बात समझे, है ना। पावर का मतलब है लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या है, इंटरेस्ट का मतलब है लेवल ऑफ कंसर्न क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन एंड आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बात समझे, जैसे आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की और प्रोजेक्ट मिला आपको, और आप अपनी कंपनी में किसी सीनियर को, आपको जो सीनियर को रिपोर्ट करने को कहा गया, ठीक है, तो आपके लिए स्टेक होल्डर हो गया वो। अब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि यार इसका रोल क्या है, इसका इन्फ्लुएंस कितना है, अगर मैं इसको खुश कर दूं तो क्या मेरे को इंक्रीमेंट मिल जाएगा, क्या मेरे को प्रोजेक्ट में बेटर पोजीशन मिल जाएगी, या अभी मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ अगले प्रोजेक्ट पे मैं मैनेजर बन जाऊंगा। ये एनालिसिस हुआ, दिस इज एनालिसिस ऑफ स्टेक होल्डर। फिर दूसरे स्टेक होल्डर पे गए आप, तीसरे पे गए, so you analyze, it's not necessary that you only will analyze all the stakeholders। जैसा हमने शुरू में बात की कि भाई all the team members should be engaged in the stakeholder engagement and stakeholder analysis। तो उससे ये निकल के आएगा, दिस इज द रिजल्ट। ये डाटा अब जो भी रिजल्ट निकला अपना एक्सपर्ट जजमेंट से और डाटा गैदरिंग से, डाटा एनालिसिस से, ये रिजल्ट निकला अपना डाटा रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट द स्टेक होल्डर्स लाइक दिस। ये किसी को समझ में आ रहा है? बताइए क्या लिखा है, इसको थोड़ा देखिए ढंग से और फिर मैं समझाता हूँ। कोई बताएगा ये क्या चार्ट है, क्या 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 पता चलता है इससे? वेरी नाइस, है ना। दो एक्सिस है, एक एक्सिस पे क्या, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है। हाँ ठीक है ना, तो एक्स पे इंटरेस्ट लो से हाई हो रहा है और वाई पे पावर लो से हाई हो रही है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो अब 4 क्वाड्रेंट में हमने सारे स्टेक होल्डर्स को 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। कौन कौन से क्वाड्रेंट है? नहीं, क्वाड्रेंट कौन कौन से?
सर कीप क्वाड्रेंट है, सेटिस्फाइड, नहीं क्वाड्रेंट है, कीप मैं एक सेटिस्फाइड। बताता हूँ फिर बाकी। नहीं नहीं नहीं, वो तो स्ट्रेटेजी हुई। क्वाड्रेंट चार कौन कौन से हैं? लो इंटरेस्ट लो पावर एक है जैसे, बाकी तीन कौन से बताओ? सर लो इंटरेस्ट हाई पावर, आंसर हाई इंटरेस्ट लो पावर एंड हाई इंटरेस्ट हाई पावर। आ गई समझ में बात? चार क्वाड्रेंट बनाए हमने टोटल, और मतलब एक तरफ इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस या पावर या इम्पैक्ट, हम तीनों लगा सकते हैं उस पर। ठीक है, बात आई समझ में कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स को चार क्वाड्रेंट में बांट दिया कि देर आर सम स्टेक होल्डर्स हु हैव हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर, हाई इंटरेस्ट एंड लो पावर, लो इंटरेस्ट बट हाई पावर, लो इंटरेस्ट एंड लो पावर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी बना दी। अब आपने इसमें चारों क्वाड्रेंट में जो जितने भी मान लीजिए 50 स्टेक होल्डर हैं आपके, तो आपने एनालाइज जो किया था ना, वो इसलिए किया था कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में डालूं इसको। तो जब स्टेक होल्डर रजिस्टर बनता है तो उसमें 1 से लेके 50 तक आपने सीरियल नंबर डाला, स्टेक होल्डर का नाम डाला, उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, फिर आपने डाला पावर क्या है हाई और लो, इंटरेस्ट क्या है हाई और लो, इन्फ्लुएंस क्या है हाई और लो, ऐसे रजिस्टर क्रिएट हुआ आपका। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि जो जो आप देखिए कि जो हाई पावर और हाई इंटरेस्ट है दे आर की प्लेयर्स, मैनेज देम क्लोजली। ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल, है ना, बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है, तो उनको हमें ध्यान से देखना जरूरी है। मैनेज क्लोजली, इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स एंड डिसीजंस, एंगेज ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड वर्क टू मेंटेन द रिलेशनशिप। अब मान लीजिए आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूं कि ए इज ए स्टेक होल्डर whom you should manage closely. So now he belongs to which quadrant? A, high power high interest, low power low interest, like that you should understand this. ठीक है ना, सिंपल है, समझने लायक है। यस सर। ठीक है, तो की प्लेयर जिसका हाई इंटरेस्ट हाई पावर है, जो जो आपका, अब जैसे आपके कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है मान लीजिए, है ना, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको वही प्रोजेक्ट माने, आपको प्रोजेक्ट दिया कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज कल्चरल कंपटीशन, कल्चरल दिस थिंग इवेंट इन योर कॉलेज। ठीक है, और आपको स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाला स्टेक होल्डर कौन होगा? सर जो उस मतलब हमारे कॉलेज का जो डायरेक्टर या डीन होगा सर। है ना, हाँ हाँ, तो उसको आपको क्लोजली मैनेज करना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है ना, यस सर। अच्छा, अब ये चारों क्वाड्रेंट, इसमें ये आया पावर कम है इंटरेस्ट ज्यादा है, तो कीप इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्मेशन जरूर देते रहो, है ना। पावर कम है, मेक यूज ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इन्वॉल्वमेंट, कंसल्ट ऑन देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, कैन बी सपोर्टर और एम्बेसडर। अच्छा, दूसरा क्या है कि कभी भी ये मान के चले आप कि जिसका पावर और इंटरेस्ट है ये डायनेमिक है, जरूरी नहीं है किसी भी स्टेज पे हमें ये भी मान के चलना है कि वो चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है, पावर भी चेंज हो सकती है किसी की। ठीक है, बट ये जिस वक्त आपने एनालाइज किया है, यानी एनालिसिस भी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट करना है आपको। ठीक है ना, तो आप हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, बहुत से लोगों में हाई पावर, आपका मैनेजमेंट है हाई पावर है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्योंकि आपका पता चला जो एचओडी है वो एक जना देख रहा है दूसरा एचओडी को, पावर तो है उसकी लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसमें कल्चरल में इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में जरूर इंटरेस्ट। और लो प्रायोरिटी, इनको मॉनिटर कम्युनिकेट जनरली टू कीप अपडेटेड। ठीक है, मतलब उनको
मेल से, जैसे इनको मेल जा रही है तो इनको मेल चली गई, लेकिन इनको आप फोन भी कर रहे हो, व्हाट्सएप भी कर रहे हो, मिलने का टाइम भी ले रहे हो, तो वो की प्लेयर्स को ले रहे हो। इनको केवल आपने टाइम टू टाइम जो बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन है वो अपडेट रखने के लिए दे दी, बहुत ज्यादा एंगेज करने की कोशिश नहीं की। इस तरह से ये क्लियर है आपको ये कंसेप्ट? ठीक है। यस सर। यस सर। ये स्टेक होल्डर रजिस्टर है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट पे होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स रजिस्टर, प्रोजेक्ट टाइटल, सर डेट पेपर। सर हाँ, वापस उस स्लाइड पे आ सकते हैं सर आप? यस यस। सर एक्चुअली सर इसमें आप ये की प्लेयर और लो प्रायोरिटी पर फिर से बता सकते हैं सर? ये तो की प्लेयर, इनको तो की प्लेयर मानना है आपको। दीज आर की प्लेयर्स फॉर यू, जो कि प्रोजेक्ट पे है ना, की स्टेक होल्डर हो गए। की स्टेक होल्डर, इनको क्लोजली मैनेज करना है। हो सकता है दिन में 4 बार रिपोर्ट देनी पड़े तो देनी पड़े। इनका एक फोन पे आपको है ना, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस देयर कॉल, है ना। तो ये बहुत क्लोजली मैनेज होंगे, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट को आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस में हेल्पफुल हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। जैसे जैसे मान लीजिए आपको कोई चेंज करना है प्रोजेक्ट में, आपका बजट चेंज हो गया, बजट ज्यादा चाहिए, तो क्या करोगे आप, कहाँ जाओगे? सर हाई अथॉरिटीज के पास। लेकिन आपकी प्लेयर के पास जाएंगे, उसने कहा यार तुमने 15 दिन हो गए काम करते, एक बार भी तुमने रिपोर्ट नहीं की मुझे, पहली बार कब पता चला कि तुम्हें बजट शूट हो सकता है? एंड आपने ये भी खुद डिसीजन ले लिया, वो भी डिसीजन खुद ले लिया, सब में तो मुझे इन्वॉल्व किया नहीं आपने, और अब जब पैसा कम पड़ रहा है तो मेरे पास आ गया। ऐसा 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 इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन ना। यस सर। तो टू अवॉइड दैट आपने क्या किया? सर मैं तो रोज आ ही रहा था, आपको एक एक चीज बताई है मैंने, व्हाट्सएप भी किया, मेल भी किया, फोन पे भी बताया, और मुझे शुरू से ही फर्स्ट टाइम से भी मैंने कहा था कि बजट इतने में, आपने चूंकि आपने कहा नहीं इतने में ही करना है, तो मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, अब नहीं हो पा रहा है पॉसिबल सर, या तो अपन कुछ इवेंट काट दें और या इसका बजट बढ़ा दें। तो कब बात कर पाओगे? जब आपने इसको एस्टेब्लिश किया है वो कम्युनिकेशन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजिंग क्लोजली। और जिसका पावर लो है, इंटरेस्ट लो है, उससे उसको ये सारी बातें करके क्या करोगे? कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, बजट चेंज हो गया, पहले बजट ये था, अब बजट ये है, तो मेल सबको जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि कभी भी वो हो सकता है ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाए, या ज्यादा है ना, बीच में कई बार न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है कोई भी। तो उनको जस्ट ये है कि लो प्रायोरिटी पे रखना है, मॉनिटर जो है, कम्युनिकेट जनरली टू कीप अपडेटेड, ठीक है। लेकिन अपना एम क्या है, यहाँ देखिए एम क्या है, इसको भी राइट की तरफ मूव करना है, इसको भी राइट की तरफ मूव करना है। पावर तो आप दे नहीं सकते किसी को, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू कैन इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, यू कैन नॉट गिव पावर। तो ये जो ज्यादा पावर वाले हैं, कम इंटरेस्ट वाले हैं, इनका भी एम इज टू मूव देम टू राइट, ठीक है। और ये यस सर। यस सर। ठीक है, ये स्टेक होल्डर रजिस्टर बनेगा आपका। प्रोजेक्ट टाइटल ये है, डेट प्रिपेयर्ड, नाम यहाँ गया स्टेक होल्डर्स का, पोजीशन, रोल, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट, पावर। ये अंडरस्टैंडेबल है? यस सर इट ठीक है इज। ना। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव a stakeholder register. सेकंड आ गया अपना प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। द पर्पज इज टू हैव एन एक्शनेबल प्लान फॉर टेकिंग फुल सपोर्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। आपने पूरा प्लान बना लिया कि भाई इस स्टेक होल्डर को, जैसे है ना, कोई किसी को भी, जो चारों तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किस तरह से हमें मैनेज करना है, उनका इंगेज कर बनाए रखना है, ठीक है। ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Now at this point we need to understand that power and interest of various stakeholder may keep changing, है ना, ये बात कर ली हमने, according to the stage of the project, ठीक है ना। जैसे जैसे मान लो जब बजट पास कर रहे थे आप, तो हो सकता है आपके अकाउंटेंट का जो है ना, आपके कॉलेज में आपके मैनेजमेंट ने कहा भाई कि ये जो फाइनेंस वाले हैं, ये जो अप्रूव करेंगे वही मैं मान लूंगा, तो कितनी हाई पावर हो गई उसकी। और जैसे ही एक बार बजट अप्रूव हुआ, फिर क्या पावर रह गई उसकी, बात समझे ना। तो कहने का मतलब यह है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पावर्स और इंटरेस्ट में फर्क आ सकता है। क्लियर है? देखो जैसे ये एग्जांपल लिया इन केस Yes, ऑफ sir. कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल कैंपस में, बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रोल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर अप्रूवल ऑलमोस्ट नो रोल इज देयर इन द प्रोजेक्ट। एक बार डिजाइन फाइनल हुआ,
कोई बात नहीं, अब फिर इसका कोई रोल नहीं। एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लैंड सर्वेयर एंड कॉन्ट्रैक्टर आर इंपॉर्टेंट, बट वंस द फाउंडेशन वर्क इज कंप्लीटेड देयर रोल इज फिनिश्ड। ठीक है। नाउ हाउ टू डेवलप ए प्लान फॉर स्टेक होल्डर। अगेन ये टेक्निक्स है, ये कॉमन टेक्निक्स है। प्लान डेवलप करने के लिए भी हम एक्सपर्ट जजमेंट लगाएंगे, डेटा गैदरिंग भी करेंगे, डेटा एनालिसिस भी करेंगे। इसमें एक और टेक्निक आ गई, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? हाउ टू टेक डिसीजंस। डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? डिसीजंस में मैंने पहले भी कहा कि जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, भाई डिसीजन का मतलब क्या है? निर्णय लेना कि हमें ये करना है। ये करना है का मतलब जैसे आई शुड डू दिस थिंग और दैट थिंग। नॉर्मली हमारा कंफ्यूजन रहता है, अगर आपके पास ऑप्शन एक ही है तो कोई डिसीजन की बात ही नहीं रही, आपके पास एक ही ऑप्शन है। डिसीजन की प्रॉब्लम तब आएगी जब यू हैव मोर देन वन ऑप्शन, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू वांट टू डिसाइड द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तब आएगी। तो डिसीजन मेकिंग इज ए वेरी बिग स्किल, बहुत बड़ा स्किल है। जैसे आपने अभी अपन बात करें, अभी अभी आपको कहा जाए कि यार गोल डिसाइड करो आप लाइफ का, कितना मुश्किल काम है या नहीं? कि कोई कोई बताएगा आसान है या मुश्किल है? सर बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बताओ? आपको, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, आपके सामने बॉटल में से जिन निकलता है और आपसे पूछता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो बता सकते हैं आप क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन एंड मेंटल पीस। कैसे नापोगे उसको बताओ? कैसे नापोगे? कौन सी सर है? किसी भी एरिया में जहाँ से हमेशा सेटिस्फाइड है। हाँ, वो तो आपके, देखिए सेटिस्फेक्शन मेंटल पीस तो आपके हाथ में है, इंटरनल। आदमी के पास कुछ भी नहीं है तब भी सेटिस्फाई हो सकता है, और सब कुछ मिल जाए तो भी नहीं होता। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि हाँ, कहने का मतलब है कि और ये बहुत बड़े बड़े है ना। अभी आप जैसे मैंने एक ट्रेनिंग की थी बॉम्बे में 3 दिन की, मिलियनर माइंड इंटेंसिव। उसमें भी यही बताया था कि शुरुआत ही उसने ये की कि अगर मान लीजिए आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा, एक जिन निकलता है आपके से और वो कहता है आपको जितना पैसा चाहिए 5 मिनट में दूंगा, लेकिन उससे पहले उस 5 मिनट में आपको ये लिख के देना है कि उस पैसे का करोगे क्या। ये बताना जरूरी है। बता सकते हैं? तो बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो वाई लेस पीपल, मतलब बहुत कम लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनका सक्सेस क्राइटेरिया नहीं मालूम उनको, इसलिए वो आधे एफर्ट से आगे जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं मुझे इस तरफ जाना है या नहीं जाना। एक्चुअली जाना है। हाँ, सर क्राइटेरिया तो सर हमेशा चेंज होता रहता है सर। सर फॉर एग्जांपल आज सर जैसे आपने वो केस बताया कि अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है और हमारी वो सारी विशेष हो रही है, तो सर डेफिनेटली हमारा क्राइटेरिया फिर चेंज हो जाएगा। कैसे? सर हमारा क्राइटेरिया फिर चेंज हो जाएगा। सर हमने कैसे? स्टार्टिंग बचपन में सर एक कहानी सुनी थी सर। वो एक आदमी होता है, उसको वो जो भी चीज छू लेता है वो सोने की हो जाती है। हाँ हाँ तो सर पहले उसका क्राइटेरिया था उसे सोने का चाहिए, फिर सर जब उसे चीजें सोने की होने लगी सर, तब उसके क्राइटेरिया फिर चेंज होते गए, फिर चेंज होते गए। हाँ हाँ। सर अगर आज हमारी जो चीजें हो रही है तो डेफिनेटली क्राइटेरिया फिर सक्सेस के बदल जाएंगे। तो यही 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 तो प्रॉब्लम है ना, क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। तो वो मतलब कोई भी आपकी क्या मदद कर सकता है बताओ? भगवान भी क्या मदद कर सकता है ना, आपका क्राइटेरिया चेंज हो गया। ये यही तो कहा है कि मतलब ये यूनिवर्स आपको कहते हैं ना कि जो भी चीज आप शिद्दत के साथ चाहोगे है ना, वो आपको मिलेगी। यूनिवर्स हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड गिव यू एनीथिंग, एनीथिंग। एल्केमिस्ट एक बुक है, वो पढ़ लेना, है ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बोला गया है लोगों में कि जो कुछ भी आप सोच लोगे ना कि यार मुझे ये चाहिए, वो मिलता है। यूनिवर्स हैज द कैपेसिटी टू गिव यू एनीथिंग, एनीथिंग यू वांट, है ना, ऐसा बोलते हैं। और बहुत सारा सच है इसमें, बहुत सारा सच है। कभी आप आजमा के देखना कि कभी भी आपने बिल्कुल ही पीछे पड़ गए कि चाहिए ही चाहिए ये चीज, तो आपको मिली होगी। मेरे पास तो एग्जाम्पल है सर, कई एग्जाम्पल है सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या चाहिए वो हर मिनट में बदल जाता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि तो आपको सबसे ज्यादा काम जो करना है वो इसी बात पे करना है कि ये भटकने नहीं देना है अपने आप को, और आपको ये पहुंचना है कि मुझे क्या चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, और मुझे वो आज डिसाइड कर लेना है कि मुझे ये चाहिए, और वो पक्के से मिलेगा।
ये पक्की बात है। सो दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी बिग स्किल। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इस स्टेक होल्डर को खुश करना है, एंगेज करना है, तो ऐसे करूं या वैसे करूं, और ये इसमें ज्यादा ईगो तो नहीं ले जाएगा, अरे मैं अपनी ईगो आड़ी आ जाएगी यार, ऐसे क्यों करूं, मैं रोज रोज क्यों इसको फोन करूं, क्या जरूरत है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ अपना, मुझे क्या जरूरत है इसको बटरिंग करने की, है ना। लेकिन लगता है यार, फिर लगता है अरे यार थोड़ा बटरिंग करने से अगर अपने को ये खुश हो जाता है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, सभी करते हैं। तो लाइक दैट आपको एंगेज कैसे करना है उसको, ये डिसीजन मेकिंग इसमें प्लान में जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो वी विल नॉट रिपीट इट, सेम टेक्निक्स है, एक्सपर्ट जजमेंट में वही करना है, डेटा गैदरिंग में वही करना है, एनालाइज द डेटा, और ये सब है। तो लेकिन इससे मिलेगा क्या, एनालाइज करने से हम हमको ये पता चलेगा कि 5 एंगेजमेंट लेवल्स हैं, स्टेक होल्डर्स के 5 एंगेजमेंट लेवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो हमें ये देखना है कि अभी उसका एंगेजमेंट लेवल क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एंगेजमेंट लेवल का मतलब है कि कितना जुड़ा हुआ है वो प्रोजेक्ट से, कितना जुड़ा हुआ है। तो वो अनअवेयर है, रेजिस्टेंट है, न्यूट्रल है, सपोर्टिव है, लीडिंग है। ये 5 स्टेजेस हो सकती हैं उसकी, कि उसको पता ही नहीं है प्रोजेक्ट का, या पता तो है लेकिन वो रेजिस्टेंट है, नहीं 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 होना चाहिए, न्यूट्रल है, सपोर्टिव है, या लीडिंग है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये एक टेबल बनाते हैं हम, स्टेक होल्डर नंबर 1 2 3, अनअवेयर, रेजिस्टेंट। इसको, ये किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं। ये डेटा रिप्रेजेंटेशन पे आ गए अपन। हमने जो भी डेटा पहले कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया, और फिर उसको रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंटेशन है। इस टेबल से क्या पता चलता है, कोई बताएगा? क्लियर है ना। तो ये टेबल अगर हम बना के काम करें तो कितना यूजफुल हो जाएगा, देखिए। ठीक है ना, 1 से लेके 3 4 5 6 10 15 20 जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करेंगे। पता चला हमने अनअवेयर से न्यूट्रल तक पहुंचा दिया उसको 1 महीने में, दूसरे महीने में डी यहाँ तक पहुंचा दिया, फिर यहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है ना। सो दिस इज द पर्पज ऑफ अवर एंगेजिंग जो स्टेक होल्डर्स। तो इसका आउटपुट क्या हुआ, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, एंगेजमेंट प्लान होना चाहिए। स्टेक होल्डर ये कहीं गलती से लिखा है कैसे, ठीक है ना। इट इज ए सब्सिडरी प्लान ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान and explains how the project stakeholders will be engaged to obtain their support in the decision making during the execution. ये समझ में आई बात है ना। इसमें थोड़ा ये कंफ्यूजन आ रहा है कि स्टेक होल्डर, पहले क्योंकि मैनेजमेंट प्लान ही कहते थे, हो सकता है अभी जो है ना इसको एंगेजमेंट प्लान बोलेंगे अपन, है। ये मेरे स्लाइड में चेंज करना है। ठीक है, इट्स ए सब्सिडरी प्लान। इसमें क्या होगा, हाउ द प्रोजेक्ट होल्डर स्टेक होल्डर्स विल बी एंगेज टू ऑब्टेन देयर सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड ऑल्सो मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या वो प्लान में क्या करेंगे अपन, कि कैसे तो उनको एंगेज किया जाएगा और कैसे मॉनिटर करेंगे उनका एंगेजमेंट, कि वो जो हमने प्लान किया था वो हो रहा है या नहीं। और इसमें क्या लिखा है, द प्लान विल बी अपडेटेड व्हेनेवर देयर इज एन एडिशन ऑफ ए स्टेक होल्डर और ए ग्रुप और एट द स्पेसिफिक पॉइंट्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो ये रेगुलरली, शुरू में भी हमने पढ़ा कि रेगुलर काम है, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इट विल बी डन। नाउ desired and current engagement levels, identified relationship and potential overlap between stakeholders, information to be distributed to stakeholders including language, ये सब इसमें आ जाएगा कि हम इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस किस स्टेक होल्डर को देंगे, कौन सी लैंग्वेज में देंगे, फॉर्मेट का कंटेंट क्या होगा, लेवल ऑफ डिटेल क्या होगा,
जैसे हमने बात की कि भाई जो लो इंटरेस्ट और लो पावर वाला है तो उसको ज्यादा डिटेल क्यों देनी है, जरूरत नहीं है। कोई मेल कर दी, कोई कोई वीकली रिपोर्ट भेज दी, उसको डेली रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। मंथली रिपोर्ट भेज दी, चलो वीकली की भी जरूरत नहीं है। तो लेवल ऑफ डिटेल, कंटेंट, फॉर्मेट, ये डिपेंड करेगा कि किस स्टेक होल्डर को हमें कितना देना है। एंड टाइम फ्रेम एंड फ्रीक्वेंसी जो हमने बात की कि भाई ठीक है, जो जो की परफॉर्मर्स हैं, की प्लेयर्स हैं, उनको हो सकता है हमें डेली बेसिस पे या दिन में 2 बार 3 बार भी रिपोर्ट करनी पड़े, इंफॉर्मेशन देनी पड़े। नाउ वी कम टू मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसमें क्या है, दिस पर्पज इज मैक्सिमाइज सपोर्ट, मिनिमाइज रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। दिस इज द पर्पज। रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, क्या आपके प्रोजेक्ट्स में ये होता है? You are required to organize a meeting and circulate the agenda 3 days before the meeting to all stakeholders as per planned strategy. But one of the very important stakeholder does not attend the meeting and says, "Oh, sorry, forgot about the meeting. You could have reminded me over phone or sent you message." है ना, ये एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह से स्टेक होल्डर को एंगेज करना पड़े। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेक होल्डर है, आपने 3 दिन बाद 7 दिन बाद मीटिंग है और आपने एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया कि ये मीटिंग है और ये एजेंडा है, और मीटिंग वाले दिन देखते हैं आप एक जना नहीं आया, और आपने फोन किया तो बोलते हैं अरे यार मैं तो भूल गया, आपको बताना चाहिए था, जबकि वो भूला नहीं था। भले ही एक्सपेक्टेड दैट आई शुड बी ट्रीटेड, आई शुड बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। केवल जैसे सबको मैसेज कर दिया उससे नहीं चलेगा, आई एम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एंड मुझे उसको रिमाइंडर देना चाहिए था, आज मैसेज करना चाहिए था, एक और कॉल करना चाहिए था कम से कम। होता है ऐसा? ऐसा ऐसा चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं। शादी मतलब कोई फंक्शन को अटेंड करते टाइम होता है, कोई एग्जांपल बता सकते? किसी को हमें बुलाना है, किसी कोई एक कॉल से भी आ जाता है, कोई इनविटेशन से आ जाता है, और किसी को 2-4 बार कहना पड़ता है, ऐसा होता है क्या? Yes, sir. होता है ना? तो यही मतलब है इसका, आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस स्टेक होल्डर को मुझे ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा, दोबारा रिमाइंड भी कराना पड़ेगा, है ना। तो दिस एग्जांपल टेल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ असेसिंग द एक्सपेक्टेशन, है ना, किसकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसको असेस करना है। ठीक है, उसी तरीके से कई बार स्टेक होल्डर होता है, खुद प्यास लगी है तो खुद कह देता है पानी पिलाओ, या आपके यहाँ कोई डिनर करने आया तो खुद कह देता है मुझे ये चाहिए ये चाहिए। कोई 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 उम्मीद करता है मेरे से 4 बार पूछेंगे तभी मैं ले पाऊंगा, तभी लूंगा। Like that, you have to analyze. Now again, one example is there. You are a project manager and one of your subcontractor has some. ये क्या बताया? ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से आपको जो है ना स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना है या उसकी सिचुएशन को। इसमें क्या बताया गया है कि यू आर ए प्रोजेक्ट मैनेजर एंड वन ऑफ योर सबकॉन्ट्रैक्टर हैज सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, है ना, उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो आपसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट उम्मीद करता है कि आपको मटेरियल एडवांस दे दो या एडवांस अगेंस्ट वर्क डन दे दो, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सही नहीं है। बट बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको मालूम है कि अगर इसको मैंने अभी हेल्प नहीं की तो ये काम कर नहीं पाएगा, काम बिगड़ जाएगा मेरा, और ये इसके बस की नहीं है, मतलब ही विल बी इन ए प्रॉब्लम एंड आई विल बी इन ए प्रॉब्लम। तो देन यू आर रिक्वेस्टिंग द मैनेजमेंट, आप नेगोशिएट करते हो मैनेजमेंट से कि सब ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में ना होने के बावजूद भी हमको ये काम करना ही पड़ेगा, इसको हेल्प करनी ही पड़ेगी। सो फॉर दैट यू शुड हैव ए नेगोशिएशन स्किल, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर को नेगोशिएशन स्किल के वो मैनेजमेंट से टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगोशिएट कर सके अपने किसी स्टेक होल्डर को जो प्रॉब्लम में है उसको मदद करने के लिए। ठीक है, एक बार आपने मदद की तो वो स्टेक होल्डर आपको पूरे टाइम सपोर्ट करेगा। Now manage stakeholder engagement involves these activities. ये 4 एक्टिविटीज में बताई कि engaging stakeholder at appropriate project stages to obtain or confirm their continued commitment to the success of the project. Managing stakeholder expectations through negotiation and communication, ensuring project goals are achieved. जो हमने अभी एग्जांपल दिया कि हमने किसी स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन को नेगोशिएशन से, हमने मैनेजमेंट से नेगोशिएट करके उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा किया। एंटीसिपेटिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स, हमने अगर ये इसको नहीं करते तो फ्यूचर प्रॉब्लम क्या हो सकती थी, ये हमने एंटीसिपेट किया। एंड कंसर्न नीड टू बी आइडेंटिफाइड। अभी क्या है, इसमें 3 स्टेप होते हैं, एक्सपेक्टेशन, कंसर्न एंड इश्यू। तो यहाँ बोला कंसर्न नीड टू बी आइडेंटिफाइड, तो हम कह रहे हैं पहले बात में तो है ना, फर्स्ट स्टेज पे एक्सपेक्टेशन नीड टू बी आइडेंटिफाइड,
बट इफ वी मिस दैट एक्सपेक्टेशन, अगर हमने किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की तो वो कंसर्न्स में बदल जाती है ना, दैट पर्सन हैज सम कंसर्न, तो कंसर्न्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड, और कंसर्न के स्टेज पे भी नहीं पकड़ा तो वो इशू बन जाता है, तो इशू रिजॉल्व करने की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। नाउ कम्स मॉनिटर मेकिंग श्योर दैट द प्लान स्ट्रेटेजी इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ये पर्पज है इसका कि जो भी प्लान किया था हमने स्ट्रेटेजी और उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो एफिशिएंट और इफेक्टिवली काम कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको रिवाइज करें स्ट्रेटेजी को, दूसरी स्ट्रेटेजी बनाए, वो इसमें आएगा। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ओवरऑल स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स फॉर एंगेजिंग स्टेक होल्डर। यहाँ एडजस्टिंग स्ट्रेटेजी की वर्ड है, और क्या है मॉनिटरिंग यहाँ पर कीवर्ड है। पहला काम है हमने मॉनिटरिंग किया, मॉनिटरिंग से क्या पता चलता है, एनीवन विल टेल? मॉनिटरिंग, किसी भी चीज की मॉनिटरिंग से क्या पता चलेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? मॉनिटरिंग का क्या मतलब हुआ? सर पूरे प्रोजेक्ट को सर लगाओ, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को देखना सर, मॉनिटर करना। क्या नहीं नहीं, मॉनिटर मतलब प्लान वर्सेस एक्चुअल। मॉनिटर मतलब प्लान क्या किया था, एक्चुअल क्या किया, क्या फर्क है, बात समझे? दैट इज मॉनिटरिंग से वेरिएंस निकलेगा कि जो प्लान किया और एग्जीक्यूट किया उसमें क्या डिफरेंस आया है, वो मॉनिटरिंग से। तो पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग इज टू फाइंड आउट द वेरिएंस, द डेविएशन कितना है। तो प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ओवरऑल स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, यानी कि प्लान और एक्चुअल में क्या फर्क है, वो मॉनिटरिंग से निकला। और अगर फर्क जो निकला, फर्क जरूर निकलेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम कहते हैं यू कैन नॉट गो एज पर प्लान, देयर विल बी सम डेविएशन सम। तो जब डेविएशन होगा तो उसको हम स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 20 तरह की प्लानिंग की थी तो 5 तरह की फेल हो गई, मान लो 3 तरह की फेल हो गई, तो उनको एडजस्ट करेंगे स्ट्रेटेजीज को, ठीक है? डज इट हैपन टू यू? एक एग्जांपल दिया है कि इट वाज डिसाइडेड दैट द मीटिंग डेट एंड टाइम मस्ट बी फाइनलाइज्ड एटलीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग एंड द एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेटेड अकॉर्डिंगली, but the planned approach is not followed and a very important stakeholder skips the meeting by saying that I will be able to attend the meeting only if I receive the agenda 3 days before the meeting। क्या मतलब हुआ इसका और क्या कंसर्न है, कोई बताएगा? हाँ, और प्लानिंग में भी यही था, इट वाज प्लान भाई। प्लानिंग में भी यही स्ट्रेटेजी थी कि हमें जब भी मीटिंग करनी है तो 3 दिन पहले हम एजेंडा सर्कुलेट करेंगे, ये प्लान था, लेकिन नहीं कर पाए हम और 1 दिन पहले इन्फॉर्म किया हमने, तो वो स्टेक होल्डर ये कह के नहीं आया कि भाई आई विल नॉट कम, बिकॉज हमारा तय ये हुआ था कि 3 दिन पहले इन्फॉर्म करोगे। तो ये क्या हुआ, ये डेविएशन आ गया ना, ये मॉनिटरिंग से आया। हमने मॉनिटर किया कि यार प्लान ये किया था और एक्चुअल में हम 1 दिन पहले एजेंडा भेज रहे हैं, बात समझे? अब मान लीजिए उस टाइम डिसाइड हुआ था कि केवल हम इंफॉर्मेशन देंगे, रिटर्न इंफॉर्मेशन। अब हो सकता है स्ट्रेटेजी में चेंज कर लें कि यार कई बार हम एजेंडा हम मीटिंग से 2 दिन पहले ही भेज पाते हैं, 1 दिन पहले ही, तो ऐसे केस में हम पर्सनली उनको रिक्वेस्ट कर लेंगे, फोन कर लेंगे, 2 बार मैसेज कर लेंगे कि सर कोई बात नहीं, लेट हो गए हो गए। तो ये हुआ एडजस्टिंग द स्ट्रेटेजी, हमने स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर दिया, पहले वाली को थोड़ा सा इस तरह कर दिया। सो दिस इज मॉनिटरिंग, ठीक है? मॉनिटरिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, क्या मतलब हुआ इसका? मॉनिटरिंग मीन कंपेयरिंग, ये आ गया प्लान वर्सेस एक्चुअल। मॉनिटरिंग मीन in the plan stakeholder engagement process the strategies for stakeholder engagement for taking support from stakeholder or plan which were implemented in the manage stakeholder। बात समझे? हमने प्लान स्टेकहोल्डर में प्लान किया था, मैनेज में हमने एग्जीक्यूट किया उसको, बट जैसा कि हम समझ सकते हैं एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन एंड एक्चुअल रिजल्ट विल नॉट बी द सेम एज प्लान। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू यू? यस यस प्लीज, है ना? ये रिपीटिशन नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। टेलरिंग स्ट्रेटेजी, चलो इसको जो है ना, टेलरिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि भाई कोई भी एक प्रोसेस है ना, कहते हैं ना वन साइज डजंट फिट ऑल, तो टेलरिंग कर रहे हो है ना, एक साइज नहीं कर दो उस साइज के हिसाब से। यानी टेलरिंग का मतलब यह है कि हमें जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करना है, टेलरिंग करनी है, ठीक है, मॉडिफाई करना है। मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट कैसे करें? अब कैसे? वही अगेन डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एक आ गया,
डेटा एनालाइज करें, डेटा रिप्रेजेंट करें। और इसमें एडिशनल ये आ गया कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल टीम स्किल्स, मीटिंग्स। जैसे कम्युनिकेशन स्किल में उसके स्टेक होल्डर ने कहा कि भाई एक दिन पहले बता रहे हो मैं नहीं आऊंगा, तो इफ यू हैव बेटर कम्युनिकेशन स्किल यू कैन कन्विंस हिम कि सर कोई बात नहीं, ये रीजन ये रहा, ये अर्जेंट है मीटिंग, 3 दिन पहले बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था, टाइम फिक्स नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, ये प्रॉब्लम ही कल आई है, इसको सॉल्व करना जरूरी है, इसमें एक एजेंडा इस तरह का है, वट एवर हाउ यू हैव टू कन्विंस, है ना। तो ये सारे स्किल्स लगाकर आप मॉनिटर करते हैं या उसको स्ट्रेटजीज को क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं कि भाई इस तरह से एडजस्ट करके चलो ऐसा कर लें क्या, है ना। और मीटिंग्स इज ए वेरी बिग टूल फॉर एंगेजिंग द स्टेक होल्डर्स। मीटिंग में आपको बुलाना किसी को भी आसान होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन और मीटिंग ऑर्गेनाइज करके आप डिसीजन लेने के लिए स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं तो इट्स इजियर, it is easier to invite them or engage them. We have discussed in monitoring the stakeholder engagement. The steps are following. We need to know if stakeholders are at the engagement level as desired as per plan strategy. क्या मतलब हुआ इसका? We need to know if the stakeholders are at the engagement level as desired as per plan strategy. Plan strategy में हमने COD देखा था ना, तो हमें मॉनिटरिंग के टाइम ये देखना जरूरी है कि क्या वो डिजायर्ड एंगेजमेंट लेवल पर है स्टेक होल्डर। इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल स्टेक होल्डर्स आर एट द डिजायर्ड। तो आपने अगर 10 स्टेक होल्डर्स को डिजायर्ड पे सोचा था तो 10 के 10 डिजायर्ड तक आप ले आए होंगे, ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं नॉर्मली, देयर विल बी डेविएशन। नाउ वी कैन मेक ए लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हु आर नॉट एट द डिजायर्ड एंगेजमेंट लेवल एंड प्लान सम डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो हमने देखा 10 में से 7 तो आपके आ गए डिजायर्ड पे, 3 नहीं आए हैं, तो उन 3 के लिए आपको फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि इन 3 को कैसे लाया जाए डिजायर्ड। सो ये मॉनिटरिंग प्रोसेस में होगा। तो मेक ए लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हु आर नॉट एट डिजायर्ड एंगेजमेंट लेवल एंड प्लान सम डिफरेंट स्ट्रेटजी इफ द प्लान स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग, और अप्लाई द प्लान स्ट्रेटजी मोर। या फिर हो सकता है आपने प्लान स्ट्रेटजी को रिलीजियसली अप्लाई ही नहीं किया हो, इसलिए नहीं आए वो डिजायर्ड पे, नहीं तो फिर उसको सीरियसली अप्लाई करिए। ठीक है, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो स्ट्रेटेजी चेंज करो अगर आपने सीरियसली स्ट्रेटेजी अप्लाई करी लेकिन रिजल्ट नहीं आए, और अगर सीरियसली अप्लाई नहीं की थी तो अब इस बार सीरियसली कर लो, ये मॉनिटरिंग से पता चलेगा। ठीक है, स्टेक होल्डर्स कैन मेक प्रोजेक्ट सक्सेस और फेल, मैनेज देम प्रॉपरली। सो दिस इज